फॉलोअप्स। मैं मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत ही बेतुका सा लगे, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ अभी उन्होंने फेस नहीं करी है। जिन्होंने करी होगी वो इस बात को समझेंगे, स्पेशली जिन्होंने प्रैक्टिस करी है या जिन्होंने कहीं भी पेशेंट्स देखे हैं, थोड़े बहुत अनुभव है, भले किसी सीनियर के पीछे बैठ के देखे। मैं शुरुआत चलो एक केस से करता हूँ। केस ही दिखाता हूँ पहले आपको। एक है तो मेरे लैपटॉप में भी, पर मज़ा नहीं आएगा उसको उस तरीके से देखने में, क्योंकि मेरा लैपटॉप चला नहीं रहा है, उसको मुझे मोबाइल से दिखाना पड़ेगा। ये एक रिपोर्ट मैंने देखो डाली है, उस पेशेंट की है, पहले ही दिखा देता हूँ। एक डिजीज है जिसका नाम है प्रूरिगो नोडुलरिस। प्रूरिगो, प्रूराइटिस से प्रूरिगो बना है और शब्द आता है नोडुलरिस, NODULARIS। ये बायोप्सी से कंफर्म होता है कि ये डिजीज है। मतलब मुझे इसमें कोई और नई चीज नहीं दिखानी है, बस आपको ये दिखाना है कि एक पेशेंट को दवा दी तो इसमें हम कैसे देखते हैं। ठीक है, अब ये दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ये कोई स्लाइड होती कहीं सिस्टम पे हम दिखा रहे होते, प्रोजेक्टर पे तो दिखाते। फिलहाल शॉर्ट में दिखा देता हूँ। इसमें स्थिति ये होती है कि एक इन्फ्लामेटरी चेंजेस आते हैं शुरू में, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, एंड एज अ रिएक्शन जो नर्व्स की ओवर सेंसिटिविटी है चीजों को महसूस करने के लिए, प्रूरिगो इसकी हम बात कर रहे हैं, एज अ रिस्पॉन्स केराटिनोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होता है और थिक एंड ऊपर एक हार्ड सा नोड्यूल बन जाता है, उसको बोलते हैं। और हालांकि इसमें और भी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, पर उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। इसका जो वीडियो है मैं पहले आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर में डालता हूँ, उसको आप देखो, फिर बात करते हैं। ये केस है, ये मेरे पास पहली बार आया है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल ये उसका स्थिति है। आपको लिख लो देखिए यहाँ पे रक्त के थक्के जमे हुए हैं। ये आप जो हिस्सा देख रहे हो, 2 डॉट्स देख रहे हो, ये हार्ड एरियाज हैं, चारों ओर आपको पिंक दिख रहा है, तो इसका वर्जन है कि यहाँ पर ब्लड के थक्के जमे हुए हैं। इस टाइम सूख गए हैं, नहीं तो एकदम पूरा ऐसे थक्के जमे रहते हैं। और इधर भी देखिए, यहाँ देखिए इस टाइप का होता है। और हाथ में देखिए अलग टाइप का निकला है। जी, ये स्क्रैच करने से हुआ है ऐसा? नहीं सर, इसी से हुआ, फिर ऐसे हो जाता है। पस नहीं बनता है इसमें। खून निकलता है? जी, खून निकलता है, पस नहीं बनता है। हाथ में बाकी हिस्सा भी तो। और देखिए सर यहाँ पर सर ऐसा नूडल्स टाइप का होगा और उसमें पस नहीं रहते हैं, बस केवल दर्द होगा। और ये इसका एक वीडियो है। दूसरा ये है, बहुत दिन से दवा लगा रही थी, दवा खा भी रही थी, सही नहीं हुआ, ये अपने आप ही सही हुआ है। 2 महीने से हुआ था जी। ये इसका पहला फॉलोअप है, ये फर्स्ट नहीं है। इसके बाद इसको दवा दी गई। दवा देने के बाद का मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। 25 जून का बस दाग हो गया उसका। जो थे दाने वो दाने से सही हो गया। कितने दिन में ठीक हुआ दवा स्टार्ट करने में? 10-15 दिन। ये तो है सिंपल सा केस। अब मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। ठीक है, ये तो सिंपल का केस है, सिंपल सा केस है। 1 अप्रैल का आपने वो देखा और 21 जून का ये फॉलो। अब ये मेरे पास इस डिजीज को लेकर आए और ये चेंजेस आए। अब इसको हम कैसे लेंगे कि ये केस हम मान लें कि ठीक हो गया है? इज दिस केस इज क्योर? आमतौर पे प्रिस्क्रिप्शन मेकिंग में हम लोग ये चीज करके मान लेते हैं कि अगर हमने दवा दी, ये चीज चली गई, तो पेशेंट ठीक हो गया। इस पूरी हिस्ट्री में मुझे ये दवा देने का रीजन क्या था, मैं वो भी बताता हूँ। इससे मुझे 2-3 चीजें बताई, अपार्ट फ्रॉम इसका जो भी मैंने जनरल नोटिस किया। 3 सिम्टम्स जो मैंने इसमें यूज किए थे प्रिस्क्रिप्शन में, उसका एक चीज कहना था कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मुझे मीठा पसंद नहीं।
मीठा पसंद नहीं है, और अगर मैं मीठा खा लूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। एक इसका ये सिम्पटम था। और दूसरा सिम्पटम इसका था कि इसका कहना था कि मैं अगर वो करूँ, मैंने कहा नहाने के लिए मैंने पूछा, मुझे कुछ मेडिसिन दिमाग में जो चली थी प्रिपरेशन में, मैंने कंफर्मेशन में पूछा कि तुम्हें इसको वॉश करने से कोई दिक्कत होती है, नहाने से कोई दिक्कत होती है? तो इसका कहना था कि मैं पानी मैं इसे लोटे में लेके अगर बैठूं देखूं तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। अजीब सी फीलिंग क्या आती है, क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं उसको। मैंने बेदिंग अवर्जन तो बहुत बार सुना था, ये अजीब सा सिम्टम था कि मैं उसको देख नहीं सकती हूँ। खैर फिलहाल एक चीज ये थी, और एक सिम्टम इसका और था। इसका कहना था स्वीट कॉजिंग हेडेक एंड वाटर को लेके इसने बोला, और एक चीज इसने बोली कि इसका स्लीप का पैटर्न था। अब देखो, मैंने जब इसको दवा दी और अगर ये सारा कुछ ठीक हुआ, जो इल्यूजन था, जो अपरेंट पैथोलॉजी जिसके लिए पेशेंट मेरे पास आया, तो होम्योपैथी का पहला पहला बेसिक रूल ये है कि आप दवा सिर्फ एक लोकल पैथोलॉजी के लिए नहीं देते हैं। आप देते हैं, यू आर नॉट प्रिस्क्राइबिंग फॉर पैथोलॉजी, यू आर प्रिस्क्राइबिंग फॉर पेशेंट। जो बोलते हैं ना, वो ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। उसका मतलब क्या है? कोई पेशेंट है तो उसके अंदर कोई ना कोई इस तरह का डिस्टरबेंस है जो उसके वाइटैलिटी को हेल्दी नहीं रखने पा रहा है, हेल्दी नहीं रह पा रही है, और कहीं ना कहीं अनहेल्दी वाइटैलिटी बॉडी में किसी ना किसी डिस्टरबेंस के तौर पे रिफ्लेक्ट होगी। वो डिस्टरबेंस फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। अब इसने मुझे तीन चीजें बोली। देखो, स्वीट से अगर किसी को हेडेक होता है तो ये कौन सा सिम्टम है? फिजिकल है, इमोशनल है, मेंटल है? कैसा है स्वीट से हेडेक? फिजिकल। फिजिकल। अब अगर ये मुझसे कहती है साथ में कि मुझे पानी को देख के मुझे अजीब सा लगता है, मतलब वो उसने डर भी नहीं बोला कि मैं स्ट्रामोनियम लाइसिन और हाइड्रोफोबिया सोचने लगूंगा, ये भी नहीं था। पानी को देख के मेरा मन गनगनाता है, इसका ये वर्ड था। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ये तो कैसा सिम्टम है? फिजिकल है या मेंटल है? मेंटल है। तीसरी चीज इसने बोली, इसका स्लीप का पैटर्न था, वो मैं अभी सुना दूंगा। स्लीप अगेन फिजिकल कहा जाता है, मगर फिजिकल में ऐसा सिम्टम है जो मोस्ट डायनेमिक है, क्योंकि स्लीप का डिस्टर्ब होना किसी आप देख करके नहीं कंफर्म कर सकते, टेस्ट से नहीं कर सकते। दिस इज अ सेंसेशन दैट आई एम इन अ डीप स्लीप और ऑन अ सुपरफिशियल स्लीप। तो ये मोस्ट डायनेमिक फिजिकल, जनरल फिजिकल जनरल है, मगर मोस्ट डायनेमिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपीरियोरिटी में आएगा। इन अगर मैं किसी को दवा दे रहा हूँ, उसका लीजन जा रहा है, तो मुझे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर मैंने रिपोर्टेशन में ये डिस्टर्बेंसेस लिए, स्वीट से हेडेक, या मैंने लिया पानी को लेकर के सिम्टम, तो क्या वो गए कि नहीं गए, ये देखने वाली चीज है। अब मैं देखो आपको ये उसका वर्जन सुनाता हूँ, सुनो, फॉलो अप में। सबका अलग अलग। तुम्हें जो मीठे से सर दर्द होता था वो अब कैसा है? असली है। अब नहीं होता? नहीं, जो पहले नहाने से दिक्कत बढ़ती थी, वो भी नहीं होता। जैसे आप पहले नहाते थे तो क्या होता था? अगर पानी से डर लगता था, शरीर पर जैसे अगर लोटे में पानी रखी हूँ तो हाथ में डालने का मन नहीं करता था, लेकिन अब दिक्कत नहीं होता। डालने का मन क्यों नहीं करता था? कोई दिक्कत होती थी? पता नहीं, अजीब टाइप का फील होता था, डर डर जैसे लगता था। उसके ऊपर कुछ पता नहीं जैसे डर लगता है उसी टाइप का। फर्क सही है। ये अगर आप दवा दे रहे हो और दवा सही है, मतलब आपकी मेडिसिन सिमिलर है, तो वो सारे डिस्टरबेंस, जो भी डिस्टरबेंस है वाइटैलिटी में, जो भी उसका डेफिसिट है, कहीं ना कहीं उसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं अलग अलग फॉर्म में, जो आपके लिए मेडिसिन को पहुंचने के लिए, मेडिसिन तक पहुंचने का एक लीड बनता है, सिम्टम बनता है। अगर आप दवा दे रहे हो और सिमिलर है, तो वो सारे डिस्टरबेंसेस जहां जहां भी होंगे वो ठीक होने चाहिए। जस्ट रिमूवल ऑफ प्रूरिको नोडुलरिस इज नॉट क्योर। और अगर आप आइडियली ये चीज करते हो तो आप खुद ही पाओगे कि वो जनरल वे में क्योर हो रहा है। इसका एक स्लीप का पैटर्न था, इसका देखो मैंने लिखा भी है शायद, हाफ अवेक स्लीप। वीडियो आ रहा है, अभी मैं प्ले करूंगा। मैंने जानबूझ के कैमरा अपने रजिस्टर पे रखा क्योंकि पेशेंट का फेस में दिखाना नहीं चाहता था, और मैंने वहीं रखा जो सिम्टम लिखे हुए हैं। इसका कहना था कि मैं सोती हूँ तो मैं पूरी तरह नींद में नहीं रहती हूँ, मुझे पता चलता रहता है लोग आसपास क्या बात कर रहे हैं। अब बताइए ये कौन सा सिम्टम है? फिजिकल है?
मेंटल है, इसे क्या कहेंगे? इसको किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे? क्या ये फिजिकल है? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। अगर कोई सो रहा है और सेमी अवेक स्टेट में है, नींद एक ऐसी चीज है जो आपको रिफ्रेश करती है। दिन भर के एक्टिव वर्क को कॉम्पनसेट करने के लिए आप एक तरीके से ऐसी स्थिति में जाते हैं जहां आपको कोई स्ट्रेस फील ना हो। नींद उस चीज का नाम है जहां पर आप एक तरीके से ध्यान में जाते हैं, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल के, कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता। उसमें भी जा रहे हैं तो सेमी सेमी अवेक है। ये कहीं ना कहीं अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का सिम्टम है, और मैंने लिया था रिपोर्टराइजेशन में। और जब मैं इससे फॉलो अप पूछता हूँ, देखिए क्या कहती है। हैं तो हमें सुनाई देता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। अब बहुत गहरी नींद आती है सर, दिन में भी सो जाती हूँ, रात में भी। पहले कहती थी ना कि मैं सो रही हूँ तो मुझे आधा महसूस होता है कि क्या हो रहा पर अब है। ऐसा नहीं होता है। कितने दिन से ये बदला? ये लगभग 2-3 महीने हो गए ऐसा मुझे, और 2-3 महीने से ज़्यादा, लगभग 4 महीने से यहाँ दिखा रही हूँ मैं। 2-3 महीने हो गए। हाउ टू बिगिन इट यार। ठीक है, देखा इसको? अब मैंने इसमें जो रूब्रिक लिया था वो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक रूब्रिक लिया था हेडेक फ्रॉम स्वीट, आप में से बहुत लोग देख सकते हो। हेडेक फ्रॉम स्वीट। दूसरा रूब्रिक लिया था, अब यहाँ पर ब्रीदिंग एवर्जन है या कुछ और है, बताओ क्या लोगे? वॉशिंग एवर्जन, ब्रीदिंग एवर्जन, चलो ठीक है, और या कुछ और होगा? बस वाटर लुक करके रूब्रिक है वो इसमें ज्यादा देखेंगे। कैन नॉट लुक एट वाटर। जी जी कैन नॉट लुक एट वाटर। और एक जी। एक और कोई कुछ कहना चाहता है? उसमें लाइसिन है, जो माइनम है, स्टामोनियम है। Mind irritability, water on hearing or seeing. माइंड Irritability, water on hearing or seeing. ऑन, ठीक है। इरेटेबिलिटी चिड़चिड़ापन है, पर इसमें चिड़चिड़ापन नहीं था, है ना बेटा? रूब्रिक अच्छा है, मगर ये मतलब सेम सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं और भी चीजें, तो उसमें एक ये भी है। और बॉस फियर वाटर फ्लूइड्स ऑफ। फियर ऑफ वाटर फ्लूइड्स, ये भी क्लोज एनफ है। तुम्हें पता है एक ब्रीदिंग एवर्जन के अलावा एक रूब्रिक है, ड्रेड ऑफ ब्रीदिंग। एक है बाथिंग एवर्जन, और एक और रूब्रिक है ड्रेड ऑफ बाथिंग। एक ये भी है, और दोनों में फर्क समझने के लिए ये स्टेटमेंट बहुत सही था कि हमें नहाना पसंद नहीं। मैं ऐसे पेशेंट से मिला हूँ इस गर्मी में जो 5-5, 6-6 दिन नहीं नहाते, और हंस के बता रहे, या उनका साथी बता रहे। और एक ये है, तो और तीसरा था ये जो स्लीप का था। मैं ये रूब्रिक शेयर करूंगा, मैंने ये तीनों रूब्रिक्स बनाए थे क्योंकि ये बहुत ही अजीब थे, और जिसको मैं बोलता हूँ कि बहुत ही मॉर्बिड थे। इनको लेने के बाद प्रूरिक हो गया, और रेमेडी जब रिवर्स में देख रहा हूँ तो वो कैलोसिटीज प्रोड्यूस करती है, हार्डनिंग प्रोड्यूस करती है, ऐसी दवा मुझे देने की। अगर मैं ये सोचूं कि कैलोसिटीज प्रोड्यूस करने वाली ग्रेफाइटिस दे दूं, तो फिर पंगा है, तब पंगा है। तो इस तरीके से चलेंगे। एक ही एग्जाम्पल था मेरे पास, और अगर मैं आइडियल उसमें दिखाऊं एग्जाम्पल्स, कि अगर आपकी दवा सही है तो सिर्फ ऐसा नहीं किसी को इचिंग है तो केवल इचिंग जाएगी, मगर शर्त ये भी है कि साथ में कुछ और डिस्टरबेंस होने भी चाहिए। जैसे इस केस में तो चलो स्लीप भी डिस्टर्ब थी, ये भी डिस्टर्ब था, ब्रीदिंग भी था, ये भी हो सकता है कोई आए इसमें सब मिले ही ना, सिर्फ इचिंग हो,
तो आप इचिंग की मॉडलिटी लेंगे और दे देंगे, ठीक हो जाएगा। तो वो सबसे प्रारंभिक लेवल के केसेस हैं। ये उससे आगे जिसमें डिस्टरबेंस 3 अलग अलग एरियाज में था और पैथोलॉजी फिजिकल लेवल, दवा दी ठीक हो गया। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ कॉम्प्लेक्स केसेस हैं। जैसे अभी हम लोग के साथ एक स्टूडेंट है, उनके जानने वाली एक लड़की है और इसको माइग्रेन का दिक्कत था। सिया, मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप जी आपसे सर। कहूँगा तो आप बोलना जब मैं पूछूंगा। इसको जी जी माइग्रेन की दिक्कत थी और जी। ये उस लड़की को ये जानती है, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था उससे। अभी सिया बताएंगी कि क्या था केस और क्या हुआ आफ्टर मेडिसिन। बेटा जो जो आपको पता है वो आप बताओ मोटा मोटा। सर एक्चुअली उसको 2 मंथ से हेडेक होता था, फ्रंटल टू टेम्पोरल। और मोस्टली ये स्कूल से आते समय धूप का एक्सपोजर, सन में जाने से उसको हेडेक बहुत ज्यादा तेज होता था। इतना कि वो मतलब कुछ दिखता नहीं था, वो लेट जाती थी चुपचाप से ऐसे करके। तो ये था, और स्कूल और एनेमिक भी थी थोड़ी सी वो। और सर उसके बाद मैंने आपने सर नेट्रोम्यूर दिया था उसको। और उसका और बिहेवियर कैसा था? सब बिहेवियर एकदम शांत रहती थी, चुप। अगर किसी ने डांट दिया तो फिर इतना ज्यादा सेंसिटिव कि अकेले चले जाना, कहीं छत पे बैठ जाना, चुपचाप से बैठ के रोना। और बिल्कुल भी जवाब भी नहीं देती थी। मतलब उसको डांट दिया तो बिल्कुल भी अपना एक्सप्रेशन, गुस्सा या उल्टा कुछ कभी भी किसी से बोला ही नहीं, चुप एकदम शांत। उस लड़की ने कभी भी किसी की बात पे घर में रिटेलिएट किया था? नहीं सर। अब यहाँ पे मैं तुम्हें पॉज कर रहा हूँ क्योंकि तुमने दवा का नाम ले लिया है और वो जी लेना नहीं चाहिए था, पर चलो ले लिया है। कौन सा पेशेंट हमारे सामने है? अब जी देखो इस पे क्या मिला। हेडेक है। जी हेडेक। हेडेक आज के जमाने में कहीं भी वो जाती तो बोलते माइग्रेन, जो कि उसका था सिम्टम वैसा। तो माइग्रेन इज अ फिजिकल पैथोलॉजी। जी। ठीक है। साथ में क्या बोला? एनीमिक, एनीमिया क्या हुआ? कैसी पैथोलॉजी है? ये चीज तो फिजिकल। फिजिकल है। अब तीसरी भी एक चीज है जहां पर डिजीज्ड है वो कौन सा एरिया है? कि कोई कुछ भी कहे वो पलट के नहीं बोलती। आप इसको आमतौर पे पढ़ते वक्त ऐसे समझ लेते हो कि हाँ भाई एक इंट्रोवर्ट, रिजर्व, टिमिड ना। टिमिड भी तब लिया जाता है जब वो इतना बीमारी के स्तर का हो। तो ये एक एक होता है हम कम बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। इस लड़की की हिस्ट्री में ये था कि ये शी हैज नेवर रिटेलिएटेड एवर इन हर फैमिली, जैसा मुझे बिटिया ने मुझे नरेट किया। उसको दवा दी गई। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? माइग्रेन चला जाएगा? बात खत्म। सन्नाटा। अभी बेटा आप बताओ क्या हुआ दवा के बाद? तो उसको एग से एवर्जन भी था। एग से एवर्जन था। जी। ठीक है। और सर एंड व्हाट तो हैपेंड? मेडिसिन देने के बाद में सर उसका जो हेडेक था वो 2-2 महीने पे रिपीट होता था। उसके बाद हायर पोटेंसी देने के बाद में वो एकदम ही चला गया है। अब सन का एक्सपोजर भी है, और जो भी कुछ फैक्टर उसके थे उस टाइम पर, उससे उसका हेडेक नहीं होता है। प्लस जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो अब इतना ज्यादा ऐसा मतलब बोलने लगी है तेज, हर चीज का जवाब देने लगी है। मीन्स कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मतलब ऐसे जवाब दे देगी। अब देखो ये इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि ये उसको जानती है, तो इसके हिसाब से उसका वही इमेज मस्त था जिसमें वो ना बोले और हमारी जिंदगी आराम रहे। क्वेश्चन पे टिकने वाला आदमी क्वेश्चन को सॉफ्ट ही अच्छा लगेगा ना, सॉफ्ट क्वेश्चन ही अच्छा लगेगा। अभी उसने रिएक्शंस देने शुरू किए तो ये आंसर रिएक्शन फॉलोअप में ये आया कि वो पहले से ज्यादा इरिटेबल हो गई है, लड़ने लगी है। अब ये साइकी है, अगर ये इम्प्रूव कर गई, मतलब ऐसा नहीं है कि घर में तबाही मचा दे, मगर एक मिनिमम जवाब देना, रिएक्शन सेटअप होना, इमोशंस को अंदर दबाना ज्यादा सीवियर है रादर देन पूरी तरह दबाना सीवियर है, बल्कि उसको कुछ हद तक बाहर आना चाहिए। ही हैज स्टार्टेड रिएक्टिंग ऑन हर psyche level. That means vitality is growing strong enough to produce enough discharges और अपने हर हिस्से को साफ रखना। मतलब कोई ग्रज है तो उसको निकाल देना, जो पहले नहीं निकलता था। एग वर्जन अभी है? जब भी सर पूछा नहीं घर मैंने। पूछा नहीं। जी। इसके अलावा जो भी था, मेरा मकसद ये चीज बोलवाने का सिर्फ इतना था कि सिर्फ माइग्रेन नहीं ठीक होना चाहिए, या सिर्फ प्रोरिगो ठीक नहीं होना चाहिए। एक और है आप में, आई होप वो है कि नहीं है,
एक स्टूडेंट है, उसने भी एक पेशेंट इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है आस्था। बेटा आप हो Yes, sir. कंफर्टेबल बोलने के लिए? Yes, sir. एक पेशेंट आस्था मेरे पास लाई थी एक बार। उसमें उनके अंदर पैथोलॉजीज थी, जैसे कि ब्लैडर से प्रॉब्लम थी, लेडी है। उन्हें प्रॉब्लम थी कि वो लगभग 40s में है, 40s 50s में है वो लेडी। उनको ब्लैडर में प्रॉब्लम थी कि यूरिन स्केप करता था, और भी कई फिजिकल पैथोलॉजीज थी जो मुझे रटी हुई नहीं है अभी। और यूरिन स्केप करता था, और क्या था बेटा? सर उनको मतलब पहले से ही स्टार्टिंग से ही बिल्कुल भी पसीना नहीं आता था, कभी चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए, बट उनको बिल्कुल भी पसीना नहीं होता था। और हाँ ये था कि जैसे रोड पे जा रही हैं या वो कहीं भी जा रही हैं तो उनको बहुत घबराहट होती थी कि कोई गाड़ी उनके ऊपर ना चल आए। मतलब अगर नॉर्मली भी है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तब भी उनको बहुत डर लगता था हर चीज़ से। हाँ और जो है बस यही था, पसीना और यूरिन में सर जो है ये था कि मतलब वो उनको इतनी ज़्यादा सडनली आती थी कि वो वॉशरूम जाते हुए भी वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी। हम्म, ये था। और बस। एक्चुअली उस केस में एक चीज जो मतलब जैसे बच्चा बोल रहा है ना कि रोड पे ही होता था, एक्चुअली वो ओवरऑल हर चीज को लेकर इनसिक्योर थे, अपनी फैमिली मेंबर्स और सबको लेकर के। और यस सर। किन्हीं पास्ट एक्सपीरियंसेस ने उनके मन को इस तरह अनहेल्दी बनाया था कि उनको हर वक्त ये लगता था कि कोई भी चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है, और वो इस कदर था कि रोड क्रॉस करना भी एक बहुत ही नॉर्मल सा एक्ट उनको डराता था। फिजिकल लेवल पे ब्लैडर का इशू था, और भी दिक्कतें हैं उनकी, अभी चल रहा है वो। फिजिकल लेवल पे दूसरी चीज थी पसीना, एक होता है कम आना, एक होता है नहीं आना। प्रोबेबली यही वर्जन था जितना मुझे याद है कि नील पसीना नहीं आता। यस और सर। मुझे डर लगता है दवा गए हुए अभी 5 हफ्ते हुए हैं, या शायद छठा हफ्ता चल रहा होगा। यस सर। यस सर। और यूरिन का इश्यू, और ये, और तीसरा जो फियर है माइंड में। अब अगर हम दवा देने आए, पेशेंट हमारे पास आए, तो हमसे नहीं कहेगा ना कि डॉक्टर साहब हम बीमार हैं, हमारा मन ठीक कर दो या हमारा पसीना ठीक कर दो। उनके लिए बॉदर क्या कर रहा है? यूरिन या कोई और अगर फिजिकल एलिमेंट है। पर एज अ होम्योपैथ वी आर नॉट ट्रीटिंग जस्ट इनवॉलंटरी यूरिनेशन। अब आप पूरा केस ले रहे हो और कहाँ कहाँ वो डिस्टर्बेंस मैनिफेस्ट हो रहा है, उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, और उसकी सीवियरिटी भी ले रहे हो कि वो सीवियर एनफ हो कि उसे हम कंसिडर करें। लेने के बाद दवा दिया गया, अभी बेटा आप बताओ कि मेडिसिन लेने के बाद इनिशियली और ग्रेजुअली क्या हुआ? सर जैसे उन्होंने दवा ली थी, उसके 2-3 दिन बाद ही उन्होंने ऐसे बोलने लगी थी कि मुझे मतलब हर जगह से बदबू आ रही है। पता नहीं क्या हुआ कि जो है यही उनका स्टेटमेंट था कि हमें बदबू लग रही है हर जगह, और बल्कि कुछ भी वहां पे नहीं था। और ये था कि यूरिन में उनको बहुत ज्यादा रिलीफ था कि वो कंट्रोल कर पा रही थी वॉशरूम जाने तक। और जी। पसीना से उनका 2-3 दिन बाद ही बहुत आने लगा था कि वो अगर 10 मिनट के अपने घर से गई थी और उनका इतना पसीना था कि वो कह रही थी कि बिल्कुल हमारा इतना पसीना कभी भी आया ही नहीं है। और घबराहट भी, जिस दिन मतलब गए थे वहां पे, तो वो ये कह रही थी कि हमको अब इतनी घबराहट नहीं लगी, मैं आई हूँ अभी तो मुझे इतनी घबराहट नहीं लगी थी। मीनवाइल मतलब वो क्लिनिक पर जब वो आई हैं तो बीच में 1 महीना उनका बहुत निकलना नहीं हुआ, क्योंकि उस थ्रेटेंड फीलिंग के चलते, डर के चलते वो निकलती नहीं थी। जब उनका क्लिनिक पे अगला विजिट हुआ तो उन्होंने ये बात बोली कि वैसे तो मैं नहीं निकली, पर इस बार मुझे उतना डर नहीं लगा। अब यस सर। मजे की बात ये थी कि जो सबसे ज्यादा सीवियरिटी में था, मैंने उसी को कंसिडर किया दवाई देने के लिए। और पहला जो दवा के 2 दिन के अंदर उनके अंदर सिम्टम आया वो था कि उन्हें स्मेल आनी शुरू हुई, बदबू लगनी शुरू हुई। जब मैंने उनको जो दवा दी थी, उस दवा का नाम था ग्रेफाइटिस। सिम्टोमेटिकली जो कुछ लेके दिया, और ये ग्रेफाइटिस का एक सिम्टम है कि किसी व्यक्ति को ऑफेंसिवनेस के डिल्यूजन्स हो, इल्यूजन हो ऐसी ओडर का। जब उन्होंने मुझे सिम्टम बोला, मैंने रिपर्टराइज किया, और इस सिम्टम में मेरी दी गई दवा थी। इट वॉज श्योर कि ये प्राइमरी एक्शन है, उसके सिम्टम्स आए हैं, अभी सेकेंडरी एक्शन आएगा। 2 दिन में ये प्राइमरी एक्शन हुआ है, एंड तीसरे दिन से जब सेकेंडरी एक्शन का सेटअप हुआ तो उनको पसीना और यूरिन का इश्यू और समहाउ साइकी। अब देखते हैं टाइम कितना लगता है, क्या सीन चलता है, मगर एक आइडियल फॉलोअप में जैसा आप उम्मीद करते हो, ये कुछ एग्जांपल्स।
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं इस जगह पर इतनी कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आ, ये मनगढ़ंत नहीं है, ये अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैं लाया हूँ। अभी एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और दूंगा, बहुत छोटा सा, जो कि इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि पेशेंट को मुझे दवा दिए हुए अभी 15 तारीख को मैंने दवा दी है, और आज ये फॉलोअप 26 तारीख का है, 11वें दिन। उसका मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट हो रहे थे क्लिनिक पे, मुझे लगा कि ये टॉपिक पढ़ाने लायक, तो मैंने उन्हें इकट्ठा किया। और इन बच्चों को भी पहले से इन्फॉर्म किया कि भाई आ जाना, पेड हो तुम लोग, मुझे सुना देना मेरे नाम पे। तो एक और एग्जाम्पल फिर आते हैं एंटिंकूड, अगर हिम्मत बची हो तो। एक लेडी और, जिसकी एज 42 ईयर्स है, वो मेरे पास आती है दवा के लिए, और उसकी मैरिज नहीं हुई। वो एक टीचर है, और उसके पूरे हिस्ट्री में मुझे ये पता चला कि उसके फादर एक लॉयर हैं, जो कि जिन्होंने उसको बचपन से बहुत ही ब्रूटली मारा है। मारते बहुत से माँ बाप हैं, पर उसका कहना है कि चेन लेके मारा। पढ़ाई में मुझे वो सब्जेक्ट नहीं लेने दिया जो मैं लेना चाहती थी। और मेरी माँ एक बहुत ही अमीर खानदान से थी। शादी के बाद उनको ये पता चला कि मेरे फादर एक्चुअली बहुत अमीर नहीं है, लॉयर है, और बहुत चलता वलता नहीं है। और पिता को लगता था कि माँ एक एसेट है, और इतनी सुंदर महिला मुझे कहाँ मिलेगी, मैं, वो बहुत ब्लैक से हैं। तो वो उनको बहुत मारते थे, माँ को भी, कि तुम्हारा कहीं बाहर अफेयर ना हो। अलबत्ता उनके 3 अफेयर बाहर हैं पिता के। तो घर का माहौल बहुत ही सिक था। इन सब में माँ ने उसकी शादी नहीं करी, तो तुम चली जाओगी तो मैं अकेले कैसे इनको फेस करूंगी। और उस लड़की ने पूरे जीवन अपनी माँ को ये कह देने पे उनको छोड़ नहीं पाई। और उसका 20 साल से एक अफेयर है, उस अफेयर में भी शादी नहीं करी और इसमें भी नहीं करी। और जो माँ है, उसके कहने पे, अब मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी माँ है वो तो ठीक है, पर जब तुम्हारी माँ नहीं रहेगी, पिता नहीं रहेंगे, और वैसे भी मतलब सलीके से तो उन्हें शादी करनी चाहिए, तो तुम्हें नहीं लगता 20 साल का अफेयर है, तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसका वर्जन था कि आई डोंट फील लाइक। अच्छा, इतना सुन के तुम्हें कौन सी दवा लगती है? कुछ लगता है इतना सुन के? नहीं लगता? डर लग रहा है बेइज्जती हो जाएगी बताएंगे तो? ठीक है, ये लगनी भी नहीं चाहिए, इतना इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होता। उसका कहना था कि मैं मैरिज इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि आई डोंट फील लाइक, मतलब जैसे मुझे पहले बहुत जोश आता था चीज़ों को करने को लेकर के, घूमने का मन करता था, वो सब खत्म हो चुका है। इवन मैरिज के लिए मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो ड्राइव नहीं आता कि मैं मैरिज करूँ, मतलब एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग। और आई डोंट फील दैट एक्साइटमेंट टू मैरी, नॉट नॉट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, दैट एक्साइटमेंट जो जैसे बर्थडे के एक दिन पहले हमें एक्साइटमेंट होता है कि हाँ यार बर्थडे मनाएंगे, तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं। अब उसका एक वर्जन है, और ये सिर्फ 10 सेकेंड का है, एंड आप इसको सुनो। उसकी जॉब चली गई है, और उसको चेस्ट में पेन हुआ, और पास में भी उसको चेस्ट का पेन होता था, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, उसमें सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, टीएमटी में वो नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, पर उसको चेस्ट पेन होता था। आफ्टर मेडिसिन देखो क्या हुआ, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ, दिखाता नहीं, सुनाता हूँ। ये सुनना। चीज तो एक डेवलपमेंट तो सेकेंड है। जी, बीच में कोई कॉल वेटिंग चल रहा था, हाँ बोलिए। हाँ, 15 तारीख को आपने दवा लिया था ना, अभी क्या रहा नेक्स्ट लास्ट 11 डेज में? वही फीलिंग्स और खुली हैं और अच्छा फील कर रही हूँ पहले से। जैसे क्या चेंजेस आए? जिस थोड़ा सा एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगी, तो डॉक्टर साहब ये फीलिंग्स हैं तो फिर नहीं बता पा रही हूँ मैं। इफ यू कैन अप्रिशिएट द डिफरेंस, हाउएवर आप कैसे भी उसको एक्सप्लेन करें, और नहीं है ऐसा कोई वर्ड तो फिर जो भी सिमिलर आप कोई स्टेटमेंट दे सकते टू योर फीलिंग। जैसे बारिश बारिश के वक्त जो एक अच्छी सी फीलिंग होती है ना कि बारिश होने वाली है, तो वो फीलिंग उस टाइप की फीलिंग आती है। तो वो चीज है।
सुना आपने क्या बोला उस लेडी ने? बारिश जैसी फीलिंग, मतलब कि जैसे कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब जब बारिश होती है तो उसकी आवाज अच्छी लगती है, हाँ तो रेजुविनेट फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ। बच्चे थे और बारिश होती थी तो क्या करते थे? भीगने का मन। मतलब भीगने का, हाँ, मन होता था। आप करें तो सोचते हैं कौन कौन देख रहा है, जगह सही है कि नहीं। अब बुढ़ापे में अरे चलो अंदर, कहाँ भीग रहे हो, जुकाम हो जाएगा। दैट एक्साइटमेंट, दैट सेंस ऑफ लाइफ, दैट जोश, वो आने लगा है। और चूंकि एक साइकेट्रिक केस है, फिजिकल कोई पैथोलॉजी नहीं है, 11 दिन में ये फॉलोअप लाजवाब है और उसकी कीमत पे फिजिकल एग्रावेशन चेस्ट पेन का एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसके टेस्ट पहले से हो रखे हैं। तो फॉलोअप मतलब हर बार तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि एक पैथोलॉजी। इवन एक केस में आपको और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक लेडी आई, उसको माइग्रेन, CSOM, लगभग 40-42 साल की लेडी है, और आईज में एक मोलस्कम कंटिजियोसम लोअर लिड के इनर मार्जिन पर, और उन्होंने कहा कि आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए मोलस्कम का। अब मैंने कहा ठीक है मैडम, हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा देखिए बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, मगर 2-3 महीना आप मान के चलिए। मैंने पूरा केस लिया, और मोलस्कम इज ए साइकोटिक पैथोलॉजी, और उससे ज्यादा स्ट्रेंथ में उनके अंदर 2 चीजें और थी। एक था उनका माइग्रेन, इसके लिए उन्हें हर तीसरे दिन दवा खानी पड़ती थी, और दूसरा था CSOM, जो लगातार उनको बचपन से कान बहता चला आ रहा है, और तीसरी पैथोलॉजी थी मोलस्कम। मैंने हिस्ट्री ली, मुझे मोलस्कम से रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं मिला, ना ही ऐसे कोई और लीजन्स मिले। हाँ, स्ट्रॉन्ग माइग्रेन और स्ट्रॉन्ग CSOM मिला। मैंने दवा दी, दूसरा महीना हो गया, वो दुखी है कि मोलस्कम ठीक नहीं हो रहा। जब मैंने पूरा मैच किया, चीज साइकोलॉजिकली, चूंकि उतना कोई इलनेस नहीं था, CSOM ठीक हो गया। माइग्रेन उन्होंने करीब पिछले 1 महीने में 2 बार दवा करी। अब इसे मैं सही समझूं या गलत? फॉलो बहुत बड़ा गेम है। ऐसे में मैंने उनसे यही कहा कि देखिए मैडम, ये ठीक हो रहा है, एंड विद टाइम ये मोलस्कम भी जाएगा, जस्ट वेट एंड ये ठीक हो जाए। क्योंकि साइकोसिस के लिए प्रिस्क्राइब करने का टाइम नहीं आया है। एज हैनीमैन सेड, एंटीसोरिक काम कर रही है, जब एक टाइम आएगा एंटीसोरिक पैथोलॉजीज खत्म हो जाएंगी, मोलस्कम का साइज या तो बढ़ने लगेगा या कुछ और बचेगा नहीं, सिर्फ मोलस्कम रहेगा, तो इंडिविजुअल लोकल पैथोलॉजी पे प्रिस्क्राइब कीजिए, काम हो जाए। जैसा उन्होंने कहा साइकोटिक सिम्टम लेके प्रिस्क्राइब करो। फॉलोअप के बहुत से क्राइटेरिया हैं, पर मैंने आपको सिर्फ ये सुनाने के लिए दिखाया कि वी डोंट ट्रीट पैथोलॉजी, दैट इज इट। इतना ही मेरा मतलब। इसमें कोई सवाल हो तो पूछो, अदरवाइज